हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदवंशी। ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मेटल कटिंग के कुछ एमसीक्यूज जो कि एसएससी जेई और दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रीमिंग किस चीज़ का ऑपरेशन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है एनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली। बी ऑप्शन है कोन शेप एनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ द होल। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है स्मूथिंग एंड स्क्वेयरिंग द सरफेस अराउंड ए होल। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रीमिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम सरफेस फिनिशिंग करते हैं किसी भी होल की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइजिंग एंड फिनिशिंग द होल। बाकी जो कि आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए एनलार्जिंग द एंड ऑफ द होल सिलेंड्रिकली, उसको काउंटर सिंकिंग कहते हैं। या फिर किसी प्रीवियसली ड्रिल होल को अगर आपको बड़ा करना है तो उसको बोरिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 इसमें पूछा गया है ए यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन बाय। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड के थ्रू मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज प्लेन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, और ऑप्शन डी है कंपाउंड इंडेक्सिंग, जिसका आंसर है प्लेन इंडेक्सिंग। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल विच ग्रेन साइज इज यूज्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन के अंदर हार्डर मटेरियल को अगर आपको ग्राइंड करना है, जो कि कास्ट आयरन हो चुका है या फिर हाई कार्बन स्टील हो चुका है, उसको अगर आपको ग्राइंड करना है तो आप कौन से ग्रेन साइज यूज़ करेंगे। उसके ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 75 के। कोर्स ग्रेन साइज, बी है फाइन ग्रेन साइज, सी है मीडियम ग्रेन साइज, या डी है एनी ग्रेन साइज। एक रेशो आपको जनरली याद कर लीजिए कि अगर सरफेस अगर हार्ड होगा तो उसको हम फाइन ग्रेन ही यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको सरफेस सॉफ्ट है तो आप हार्डर ग्रेन यूज़ करेंगे। वैसे क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कौन से तरीके का मटेरियल होगा, जैसे कास्ट आयरन होगा या फिर कोई ग्रेफाइट होगा या फिर कोई अलग तरीके का मटेरियल होगा। उस वजह से हमारा आंसर होगा एनी ग्रेन साइज में बी यूज्ड। हमने ये ऑप्शन इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मटेरियल बताया नहीं गया है कि कौन सा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया। अगर स्पेसिफाई करते हैं कि कास्ट आयरन के लिए, तो कास्ट आयरन के लिए अगर आंसर होता अपना बी फाइन ग्रेन साइज। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ इस बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन लेथ, लेथ के ऊपर अगर आपको लॉन्जिटुडनली लॉन्ग शाफ्ट को रोटेट करना है तो कौन सी आपको मेथड यूज़ करने पड़ेंगे बेंडिंग रोकने के लिए। उसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इज रनिंग द शाफ्ट एट लो स्पीड, ऑप्शन बी है यूजिंग हाई स्पीड, ऑप्शन सी है यूजिंग स्टडी मशीन, या ऑप्शन डी है यूजिंग स्टेडी रेस्ट। तो आपको बेंडिंग प्रिवेंट करने के लिए इसमें से ऑप्शन डी जो कि है यूजिंग स्टेडी रेस्ट, ये मैकेनिज्म यूज़ करना होगा, जो वजह से लॉन्ग शाफ्ट अगर आप लेथ पे हैंडल करते हैं तो उससे बेंडिंग नहीं आएंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा गया है द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड एज। ग्राइंडिंग व्हील जो कि आपको पता होगी कि एक सिलेंड्रिकली जो रोटेट होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी हमारे जो टूल है, टूल को हम शार्पनिंग देते हैं। जैसे कि जो टूल कट करता है उसे हम शार्पनिंग करने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं, पर ग्राइंडिंग को भी हमें शार्पनर करना पड़ता है कभी कभी। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। क्वेश्चन में वही पूछा गया है द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील को जब आप शार्प करते हो उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रेसिंग कहते हैं। एक बात याद रखिए, जब ग्राइंडिंग व्हील बहुत से टूल्स को शार्पन कर चुका होता है तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े रब हो जाते हैं। वो वजह से क्या होता है कि जब कोई नया टूल हम ग्राइंड करने के लिए जाते हैं तो टूल जो होता है वो स्किड कर जाता है ग्राइंडिंग से, तो उस ग्राइंडिंग व्हील को भी हमें शार्प करना पड़ता है, उसे ड्रेसिंग कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इनसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विच विल द स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम। इनमें से किस ऑपरेशन में स्पिंडल स्पीड जो होंगी वो मिनिमम होंगी। उसके कुछ ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट इज नर्लिंग, सेकंड इज फाइन फिनिशिंग, थर्ड इज टेपर टर्निंग, फोर्थ इज द थ्रेड कटिंग। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड कटिंग के लिए स्पिंडल स्पीड सबसे कम होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन
फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प ऑन। ड्रिलिंग के लिए सिलेंड्रिकल जो जॉब है किस में क्लैम्प होना चाहिए, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में हमेशा क्लैप होना चाहिए। उसके ऑप्शन वैसे दूसरे थे कलेक्ट, बी है सॉकेट, सी है जॉ, और उसका सही आंसर है वी ब्लॉक। इसके बाद देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया विच आर द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इनमें से कौन सी ऐसी मशीन्स है जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं यूज़ करती है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए स्लॉटर, सेकंड ऑप्शन इज प्लेनर, थर्ड ऑप्शन इज शेपर, और फोर्थ ऑपरेशन इज ब्रोचिंग। एक बात हमेशा से ध्यान रखना, शेपर और प्लेनर ये दो सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स है, जिसमें एक ही फ़र्क है। शेपर में क्या होता है कि कटिंग ऑपरेशन फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर यूज़ में आता है, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ही हम शेपर में कटिंग कर सकते हैं। और प्लेनर में क्या होता है, बैकवर्ड स्ट्रोक के अंदर हम कटिंग करते हैं। ये दो सिमिलर टाइप ऑफ मशीन्स है जो कि आपको कंफ्यूज करती है, और इसके अंदर भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म दोनों में यूज़ होता है। हमारा वैसे क्वेश्चन ये है विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म जो कि यूज़ नहीं करता है। हमारा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म जो क्विक रिटर्न यूज़ नहीं करता, उसका सही आंसर है ब्रोचिंग। वैसे मैंने आपको अभी एक डिफ्रेंशिएट बताया है कि प्लेनर और शेपर में क्या होता है, वो आपने याद रखना है। इसका सही आंसर है वैसे डी। ब्रोचिंग में क्या होता है कि क्विक रिटर्न की ज़रूरत होती नहीं है। एक्चुअली ब्रोचिंग में फॉरवर्ड स्ट्रोक में या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक के अंदर कटिंग स्ट्रोक होता है, उसमें क्विक रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड इज एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ। मिलिंग मशीन को क्लासीफाई किया गया है, वो किस बेसिस पे किया गया है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। 81 का ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट इज स्पिंडल, बी इज द वर्क पीस, सी इज द मिलिंग कटर, या डी है वर्क टेबल और बेड। क्वेश्चंस का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि मिलिंग मशीन को क्लासीफाई किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, उसका सही आंसर है स्पिंडल। मिलिंग मशीन को हमेशा से स्पिंडल के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। अगर स्पिंडल उसका हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहा जाता है, वर्टिकल होगा तो वर्टिकल स्पिंडल मिलिंग मशीन कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा है कंटिन्यू चिप्स आर फाउंड व्हेन मशीनिंग करते हुए कंटिन्यू चिप्स किस मटेरियल के थ्रू हमें मिलती है, तो उसका सही आंसर है डक्टाइल मटेरियल। हमेशा से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दूसरे ऑप्शन है ब्रिटल मटेरियल, थर्ड इज हीट ट्रीटेड मटेरियल, और फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल मतलब जो मटेरियल जो स्मूथ होता है, जो इजीली मेलिएबल है, जो सिंपल हैमरिंग से बेंड हो सकता है, उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि कंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस होती है। जो कि मटेरियल हार्ड होता है, जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, जिसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट हो, वो ब्रेकेबल चिप देता है, जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस चिप्स मिलती है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया साइज ऑफ द शेपर इज स्पेसिफाइड बाय। शेपर का साइज किस चीज़ से स्पेसिफाई किया जाता है। शेपर मशीन आपको मैंने भी बताया कि जिसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर हम कटिंग ऑप्शन करते हैं, उसे शेपर कहते हैं। शेपर मशीन को स्पेसिफाई करने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑप्शन देख लीजिए लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ऑप्शन बी साइज ऑफ टेबल, ऑप्शन सी मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, या ऑप्शन डी रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न स्ट्रोक। इसका सही आंसर है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। शेपर स्पेसिफाई हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रोक से ही किया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि हमने अभी ही डिस्कस किया है क्वेश्चन, डक्टाइल मटेरियल के अंदर कौन सी चिप प्रोड्यूस होंगी, उसका सही आंसर कंटिन्यूस चिप। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द टूल लाइफ। टूल लाइफ के ऊपर जो पैरामीटर परिणाम डालते हैं या जो पैरामीटर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर की स्टेप दी हुई है। पहली स्टेप है फीड रेट, सेकंड इज डेप्थ ऑफ कट, थर्ड है कटिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 85, जिसका सही ऑप्शन है बी, जिसमें 3, 1, 2 कटिंग स्पीड, उसके बाद फीड रेट, और उसके बाद में डेप्थ ऑफ कट। मतलब अगर आपको टूल लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो आपको सबसे पहले कटिंग स्पीड को मैनेज करना होगा, उसके बाद में फीड रेट को मैनेज करना पड़ेगा, और उसके बाद में डेप्थ ऑफ कट को मैनेज करना होगा, तब जाके आप टूल लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम इन मिनिमम डायमीटर ऑफ ए जॉब आर डी एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। टेपर टर्निंग ऑपरेशन की कंडीशन दी है जिसमें वो कह रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर हमने कैपिटल डी लिया है और मिनिमम डायमीटर स्मॉल डी लिया है। तो टेपर व्हाट इज द टेपर एंगल इफ द जॉब लेंथ इज एल। टेपर एंगल का इसमें फॉर्मूला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 86। टेपर एंगल का फॉर्मूला इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 tan इनवर्स डी माइनस डी बाय टॉइस एल, बी है tan इनवर्स डी माइनस डी बाय एल, ऑप्शन सी है tan इनवर्स डी माइनस डी बाय, और ऑप्शन डी है 2 tan इनवर्स डी माइनस डी बाय एल। तो इसका सही आंसर है ए, जो कि है ये 2 tan इनवर्स डी माइनस डी बाय टॉइस एल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा गया है तो ऑर्थोगोनल कटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑर्थोगोनल कटिंग को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 डायमेंशनल कटिंग, ऑप्शन बी 2 डायमेंशनल कटिंग, ऑप्शन सी 3 डायमेंशनल कटिंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमेशा से ही याद रखना, ऑर्थोगोनल कटिंग को 2 डायमेंशनल कटिंग कहा जाता है। अगर आपको पूछा गया है कि 3 डायमेंशनल कटिंग क्या है तो उसका आंसर होगा ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग मतलब 3 डायमेंशनल, ऑर्थोगोनल कटिंग मतलब 2 डायमेंशनल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 88। इसके बाद इन ए शेपर मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग। शेपर मशीन में मेटल कौन से स्ट्रोक में रिमूव किया जाता है? जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है शेपर को, तो उसका सही आंसर है फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर। फॉरवर्ड स्ट्रोक में शेपर में और रिटर्न स्ट्रोक में प्लेनर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट है शेपर और प्लेनर मशीन का। शेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होगा और प्लेनर मशीन में रिटर्न स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए। मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इनमें से किस ऑप्शन में चाहिए ही नहीं? उसका ऑप्शन देख लीजिए, लेथ मशीन, बी मिलिंग मशीन, सी ड्रिलिंग मशीन या डी है शेपिंग मशीन। इसका सही आंसर है डी, शेपिंग मशीन के अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेटेड है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। फॉर विच मशीन्स आर वेरी लार्ज स्पीड रेंज इज रिक्वायर्ड। इनमें से कौन से ऑप्शंस को बहुत हाई स्पीड रेंज चाहिए? उसका ऑप्शन देख लीजिए, ड्रिलिंग, ऑप्शन बी शेपिंग, ऑप्शन सी इज ग्राइंडिंग या ऑप्शन डी इज प्लेनिंग। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ग्राइंडिंग जो होती है वो बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट होती है। हाई स्पीड होगी तभी ग्राइंडिंग पॉसिबल है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू कार्टर वियर। कार्टर वियर इनमें से कौन सी जगह पे होता है टूल के? जिसका ऑप्शन है फेस, बी शैंक, सी बेस या डी फ्लैंक। इसका सही आंसर है फेस। फेस पे कार्टर वियर होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया था द साइज ऑफ ए शेपर इज स्पेसिफाइड बाय। शेपर की साइज किस से स्पेसिफाई की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए इज क्रॉस वेट ऑफ मशीन, ऑप्शन बी सरफेस एरिया दैट कैन बी मशीन इन 1 आवर, ऑप्शन सी क्विक रिटर्न रेशियो या ऑप्शन डी मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ कटिंग टूल। तो इसका सही आंसर है डी, मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ कटिंग टूल, जो कि स्पेसिफाई करता है शेपर की साइज को। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया रेलवे रेल्स आर जनरली मेड ऑफ। रेलवे की जो रेल्स होती है जिस पे ट्रेन दौड़ती है वो किस चीज़ से बनी होती है? ऑप्शन ए देख लीजिए, मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी अलॉय स्टील कंटेनिंग 0.9 to 0.8 to 0.9 कार्बन, या ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर है अलॉय स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9 कार्बन। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 93। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें पूछा गया है इन केस ऑफ स्लॉटिंग मशीन कटिंग एक्शन टेक प्लेस। स्लॉटिंग मशीन में कटिंग एक्शन कौन से स्ट्रोक में होती है? ऑप्शन देख लीजिए, फॉरवर्ड स्ट्रोक, ऑप्शन बी डाउनवर्ड स्ट्रोक, ऑप्शन सी बैकवर्ड स्ट्रोक या ऑप्शन डी अपवर्ड स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है बी, जो कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में कटिंग एक्शन कौन सी स्ट्रोक में होती है, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में कटिंग एक्शन होती है स्लॉटिंग मशीन के। ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद रखने में, स्लॉटिंग, शेपर या फिर प्लेनर में, तो इसका एक चार्ट बना के भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा गया इन ड्रिलिंग ऑपरेशन टॉर्क इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स। ऑप्शन है
मतलब ड्रिल ऑपरेशन में इनमें से कौन सी चीज़ होती है? ऑप्शन ए देख लीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स, ऑप्शन बी टॉर्क इज मोर देन एक्सियल फोर्स, ऑप्शन सी टॉर्क इज लेस देन एक्सियल फोर्स, और ये टॉर्क ऑप्शन डी टॉर्क इज हाफ द एक्सियल फोर्स। तो ड्रिल ऑपरेशन में टॉर्क जो होता है वो एक्सियल फोर्स से कम होता है। एक्चुअली इसका एक डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन अभी फ़िलहाल तो बता नहीं सकते, आने वाली वीडियो में बता दूंगा किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें पूछा गया लेट बेड इज मेड अप ऑफ। लेट का जो बेड होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मुझे नहीं लगता इसको ऑप्शन देने की ज़रूरत है। कास्ट आयरन जो कि उसका सही आंसर है। कास्ट आयरन इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाई कार्बन कंटेंट होते हैं। कार्बन के कंटेंट अगर हमने बढ़ाते गए तो उसकी हार्डनेस बढ़ती है। हार्डनेस बढ़ने से क्या होता है कि लेथ के बेड को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि लेथ के जो बेड होता है उसे बहुत से शॉक्स, एब्रेशंस या फिर बहुत से ऐसे जो फोर्सेस होते हैं वो रेजिस्ट करना होता है। वो जैसे हमें हार्डेस्ट मटेरियल यूज़ करना होता है लेथ बेड के अंदर, और जो कि कास्ट आयरन इन बाकी तीनों ऑप्शन से बहुत हार्ड है, जो कि दूसरा ऑप्शन से अलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 इनमें पूछा गया है वाइल यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल ऑन लेथ द स्पीड ऑफ चक विल बी लोवेस्ट वाइल मशीनिंग। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील टूल जो हम यूज़ करते हैं वो अगर हाई स्पीड स्टील का हो, और अगर हमें सबसे लोवेस्ट रोटेटिंग स्पीड अचीव करनी है तो हमें किसे ग्राइंड करना चाहिए या फिर किसे मटेरियल को यूज़ करना चाहिए? तो वो कास्ट आयरन होगा। कास्ट आयरन हार्ड होगा, हार्ड होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली जो टर्निंग की या जो फिनिशिंग की स्पीड है वो कम कर देगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 जो जिसमें पूछा गया है व्हेन टर्निंग माइल्ड स्टील if the area of cross section of the cut remains constant the cutting force will be minimum if depth of cut is। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है जो डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड है। हालांकि मैंने पढ़ ही लिया, तो आप ऑप्शन भी सुन लीजिए। ए इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फीट पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी 1.5 टाइम द फीट पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी 2 टाइम्स फीट पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी हाफ द फीट पर रिवोल्यूशन। इसका सही आंसर है डी, हाफ द फीट ऑफ रिवोल्यूशन। इसको ड्राइव करके बताना पड़ेगा, इसलिए इसको स्किप करना पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें पूछा गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विसाइट ऑफ ए कटिंग टूल मटेरियल इज। कटिंग टूल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन परसेंटेज, बी इज द परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, सी द रेड हार्डनेस, या फिर ऑप्शन डी इजी लुब्रिकेशन। तो आपको हमेशा से एक पता होना चाहिए, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड हार्डनेस, क्योंकि कटिंग टूल की प्रायोरिटी क्या होती है कि उसने हाई टेम्परेचर हार्डनेस रेजिस्ट करना चाहिए। जब हम किसी टूल को और किसी वर्कपीस को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर रेज होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो टिप होता है, टिप के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 600 to 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो सकता है। उस टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को रेड हार्डनेस कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्विसाइट प्रॉपर्टी है कटिंग टूल की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें पूछा गया था एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज कौन एज। एंगल बिटवीन फेस और फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल पूछा गया है, बहुत इजी है, जिसका आंसर है लीप एंगल। एक डायग्राम आती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, इसकी डायग्राम के अंदर आपको समझ सकता है लीप एंगल क्या हो सकता है, जो कि एंगल है फेस और फ्लैंक के बीच में का। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 द टूल कॉम्प्राइज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट। टूल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? इसका सही आंसर है बी, जिसके अंदर 7 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 ए हॉल नट इज मैन्युफैक्चर। हॉल नट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है ए हॉल नट क्या है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, नट मैन्युफैक्चर इन पार्ट्स, जो पार्ट्स में मैन्युफैक्चर होता है उसे हॉल नट कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी नट विथ हाफ द स्टैंडर्ड पिच, जिसमें स्टैंडर्ड पिच हाफ होती है उसे हॉल नट कहते हैं, या फिर तीसरा ए डबल स्टार्ट नट फॉर ए क्विक शाफ्ट, डबल नट जो होता है उसे हॉल नट कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी मैकेनिज्म दैट लॉक द लेथ कैरिज टू लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। तो इसका सही आंसर है डी, मैकेनिज्म है। हॉल नट एक मैकेनिज्म है जो कैरिज को लॉक करता है। जब हमें लीड्स थ्रेडिंग करनी होती है, थ्रेड कटिंग करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है कि लीड स्क्रू को लॉक करना पड़ता है, उसे हम हॉल नट कहते हैं। एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू,
जब कभी भी आपको आंसर नहीं पता होगा और अगर ऑप्शंस के अंदर जो ABCD ऑप्शन दिए होंगे तो हमेशा से याद रखना, जो भी स्टेटमेंट सबसे बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली जो डी स्टेटमेंट है ये सबसे बड़ा है, वही उसका आंसर है। तो ज़्यादातर ये होता है कि उनको स्पेसिफाई करना होता है, उन्हें डेफिनेशन देनी होती है, इसलिए वो स्टेटमेंट लम जाता है। तो हमेशा से ही बड़ा स्टेटमेंट ही आंसर होता है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ऑटोमोबाइल गियर आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो गियर्स होते हैं जो कि अपने 2 व्हीलर्स में 4 व्हीलर्स में होते हैं, वो मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ द हॉबिंग, ऑप्शन बी स्टैंपिंग, ऑप्शन सी इज़ एक्सट्रूजन, ऑप्शन डी इज़ रोलिंग। सच पूछे तो गियर मैन्युफैक्चर करने के बहुत से तरीके हैं, पर एक्चुअली गियर जो है जो टेक्निकली दो ही तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, जिसका एक तरीका है गियर हॉबिंग और दूसरा तरीका है गियर शेपिंग। गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग ये दो तरीके ही है जिससे गियर प्रोड्यूस कर सकते हैं टेक्निकली। वैसे दूसरे तरीके जैसे एक्सट्रूजन से भी गियर मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसके बाद मिलिंग से भी गियर मैन्युफैक्चर हो सकता है, पर वो टेक्निकल तरीके नहीं है, वो हमने ईजाद किए हुए तरीके या फिर हमने हमारे सहूलत के हिसाब से उसे यूज़ किया है। तो एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे गियर हॉबिंग कहते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है उसे गियर शेपिंग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, इनमें पूछा इन केस ऑफ शेपर द फिनिश मशीनिंग द प्रैक्टिस इज टू यूज़। शेपर में मशीनिंग फिनिश करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम फीड एट हाई स्पीड, मैक्सिमम फीड एट स्लो स्पीड, मिनिमम फीड एट स्लो स्पीड या मिनिमम फीड एट हाई स्पीड। तो उसका सही आंसर है डी, मिनिमम फीड यूज़ करना चाहिए शेपर के अंदर एट हाई स्पीड, जो कि हमें एक बेहतरीन मशीनिंग देंगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इसमें पूछेगा इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश बेटर। इनमें से किन मिलिंग ऑपरेशन हम करेंगे जिससे हमें सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलेंगी। मिलिंग ऑपरेशन कई प्रकार के हैं, जिसके अंदर अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, और जिसको अप को क्लाइम कहते हैं और डाउन को डाउन कहते हैं। ये तीसरा है कन्वेंशनल या फेस। तो इनमें से आपको हमेशा याद रखना, डाउन मिलिंग में क्या होता है कि जो आपका जो मिलिंग टूल होता है वो आपको बेहतरीन सर्विस फिनिश ऑटोमेटिकली देता है, जिसके अंदर एडिशनल सर्विस फिनिश आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें पूछा गया था टूल मटेरियल विच हैज़ हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज। टूल मटेरियल इनमें से कौन सा है जो हाई हीट और हाई रेजिस्टेंस मेंटेन कर सकता है या फिर सहन कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिरेमिक, सेकंड इज सीमेंटेड कार्बाइड, थर्ड इज द कार्बन स्टील, या फोर्थ है मीडियम अलॉय स्टील। इसका सही आंसर है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड ये दो मटेरियल होते हैं जो हम दोनों को कंबाइन करके एक टूल बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें पूछा गया द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज। सीमेंटेड कार्बाइड टूल में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए इज़ निकल, बी इज़ कोबाल्ट, सी इज़ क्रोमियम, डी इज़ कार्बन। आपको आँखें मूझ के भी पता होना चाहिए कि कोबाल्ट ये मटेरियल ही यूज़ होता है सीमेंटेड कार्बाइड में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अलग अलग एग्जाम में याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा गया द टेलर्स कोरिलेशन बिटवीन द कटिंग टूल एंड द टूल लाइफ इज गिवन बाय। इसका सही आंसर मैं वैसे ही बता देता, Vt⁴n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आंसर इसका सही है, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन। 109, द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड ऑन। स्ट्रेंथ ऑफ द टूल इनमें से किस चीज़ पे डिपेंड होता है, जो कि आंसर है लीप एंगल। ये जो सही आंसर है। इसके बाद में क्लियरेंस, रेक एंगल या कटिंग एंगल, ये ऑप्शन है। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 110, द रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ कटिंग टूल इज एक्सप्रेस एज। टेलर्स टूल लाइफ, इसके पहले क्वेश्चन आया था जिसका नाम मैंने आपको बताया था Vt⁴n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये उसका सही आंसर है। ये एक्चुअली टेलर्स का एक इक्वेशन है जो कि टूल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत बार यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ESE IAS के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और जो कि लो लेवल की एग्जाम्स होती है जो कि SSC RRB जी, उसमें ये सिर्फ ऐसे ही फार्मूले पूछते हैं। तो उसका सही आंसर है Vt⁴n इज इक्वल्स टू C कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 111, जिसमें पूछा कार्टर वेयर टेक प्लेस इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट द। कार्टर वेयर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है,
जो कि हमने आंसर दिया था फेस पे, कार्डरवियर होता है फेस के ऊपर। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखे मेटल कटिंग के ऊपर। इसके बाद में भी कुछ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा, सॉरी, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।